नाज़रीन, ये है रेड लाइन। कत्लेआम तो अल्लाह ना करे कहीं पर हो, लेकिन आज अदालत के फैसले के पेश नज़र जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया, आपको लगता है कि कत्ल ख़ास यकीनन हुआ है, और वो कत्ल ख़ास उस स्टैंड का है जो इमरान खान ने अपनी ज़मानत के हवाले से लिया था और ये बताया था कि 18 मार्च तक उनको प्री अरेस्ट बेल हासिल है। 14 मार्च को ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया। आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए तो जो 5 सफ़हात पर मबनी फ़ैसला सामने आया, उसने इमरान खान के तमाम स्टैंड को उधेड़ के रख दिया। हम उस स्टैंड के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, लाहौर के अंदर जो वाक़यात हुए उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। हम इसी प्रोग्राम के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि यास्मीन राशिद और प्रेसिडेंट अलवी के दरमियान बातचीत हुई, उसके चीदा नुकात क्या हैं, आप उससे क्या समझ और सोच सकते हैं, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स भी आपके सामने रखेंगे। पहले हिस्से में हमारे पास मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वज़ीर तवानाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका शुक्रिया। सेनेटर परवेश खान साहब पार्टी की तरफ से उनका भी बहुत शुक्रिया, और अहमद अवैस साहब साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हमारे पास मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। अवैस साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला है उसके अंदर वाज़े अंदाज से ये बताया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अरेस्ट वारंट्स थे नाकाबिल ज़मानत, वो लेजिटिमेट थे और उनके अंदर किसी किस्म का कोई सुकम नहीं था। लेकिन इमरान खान तमाम 24 घंटे के अंदर लोगों को ये बताते रहे, BBC को इंटरव्यू देते रहे कि मेरे पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता नहीं चल रहा, या इमरान खान के पास कोई ऐसा नुक्ता है जो हम पर वाज़ेह नहीं है? गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो इनका इस वक्त केस है जिसमें उसको अरेस्ट करने के दरपे हुए हुए थे, और सब लोग वहाँ पे पुलिस ने, और बहुत बड़ा एक हमला हुआ उनके घर की तरफ भी, और एक मैदान जंग बना रहा। आज भी वहाँ पे यही सूरत हाल थी। तो इतनी बात कि डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर वो एब्सेंट हो गए थे। अब डेट ऑफ हेयरिंग पे एब्सेंट होने के ऊपर इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी का मूव करना और इतना बड़ा उस इलाके को मैदान जंग बनाना, ये बड़ी अचंभा की बात है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स जो इकट्ठे करें अगर, और बल्कि बेशक IG पुलिस से कह दें या किसी से कह दें कि आपको वो इकट्ठे करके दें कि जो क्रिमिनल केस जो हज़ारों में डेली चल रहे होते हैं, उनमें सैकड़ों, हर अदालत में कोई ना कोई मुलज़म जो है वो किसी अदालत में, वो किसी डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर नहीं आता और उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाते हैं, और उसके बाद वो अगली पेशी के ऊपर वो दोबारा से एक अंडरटेकिंग देके और वो रिस्टोर हो जाती है उसकी पोजीशन। इस पर स्टेट मशीनरी के हिलने की और इसके ऊपर एक इस हद तक ये सूरत हाल पैदा होनी कि वहाँ पे वो आ रही हैं वाटर गन्स आ रही हैं, और वहाँ पे टीयर गैस के शेल लोगों के घरों में, प्राइवेट घरों के अंदर भी गिर रहे हैं आके। और मुझे सिर्फ ये समझा दें, मैं तफसील आपसे मजीद लूंगा, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, क्या वो लेजिटिमेट थे या नहीं थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में बड़ा वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि वारंट्स जब जारी हो जाएं तो अमल दरामद या डिस्चार्ज होने तक बरकरार रहते हैं। दे आर सेइंग कि इस बात से कतई नज़र कि आप समझें कि गैर मामूली इमरान खान के हवाले से ये इकदाम किया गया या पुरतशद्दद था, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वारंट्स थे वो लेजिटिमेट थे या नहीं थे? जी, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई ये इमरान वाज वन ऑफ, ही वाज अक्यूज्ड इन दैट पर्सन इन दैट केस, और केस में ये अक्यूज थे, और किसी भी वजह से ये उसमें डेट ऑफ हेयरिंग पे जब केस कॉल हुआ ये एब्सेंट थे, लिहाजा वारंट ऑफ अरेस्ट है। इसका मकसद ये था कि इनको अदालत में इंश्योर किया जाए कि अगली डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर ही मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। ये वारंट जो होते हैं, इसका मकसद ये होता है जी। ये कोई ये ऐसा नहीं था कि कोई उनको कन्विक्शन हो गई और वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं नवाज शरीफ की तरह और जाके बाहर बैठ गए हैं और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गए हैं और अब अदालत उनको ला भी नहीं सकती है, बड़ी बेकस होकर बैठी हुई है। ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ एक एब्सेंस है, और एब्सेंस का तरीक़ेकार यही है। और कितने रोज़ाना जो सैकड़ों केसेस जो हैं जिनमें वारंट जो है इशू होते हैं मुलज़म की गैर हाज़िरी की वजह से, तो वहाँ पे तो कोई स्टेट मशीनरी मूव नहीं करती ऐसे जैसे यहाँ की है। सही है, ये एक्सेप्शन सिचुएशन है। लेट मी गो टू खुर्रम साहब ऑन दिस पॉइंट। खुर्रम साहब,
जो मैंने जो फैसला पढ़ा उसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर इमरान खान के स्टैंड को बड़ा धचका लगता है वो नजर आता है। बट लेट मी हियर योर इनिशियल थॉट्स ऑन व्हाट अवैस साहब सेड। जी मुझसे कई ज़्यादा बेहतर बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया, वो मैं पढ़ देता हूँ। Where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court, such defiance of the law is not acceptable in any civilized society and the law needs to be adhered to by the citizens. अब ये सिंपल बात ये है कि वो जो पुलिस गई थी, आप उस पर बहस कर लेंगे 2 होने चाहिए थे कि 200 होने चाहिए थे, लेकिन वो अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के लिए गई थी। और उस पुलिस को जिसमें से पर्पसली अमन और अमान कायम रखने के लिए उनसे तमाम जो आतिशी हथियार थे, वेपन्स थे, वो ले लिए गए थे। वो पुलिस गई है और उसको क्या सामना करना, उसको एक डंडे बरदार जत्थे का सामना करना पड़ा जिसने फिर बाद में उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके। तो अब अगर आप पुलिस के ऊपर हमलावर होंगे, और ये पहली दफा नहीं है, इस्लामाबाद में भी आपको मालूम है 2014 में भी ये डंडा बरदार जत्था आया था और इसी जत्थे ने पुलिस को भी जदोकोब किया था। यही जत्था जो है 2016 में अटक की पुल पर भी आया था और वहां भी पुलिस को जदोकोब किया था। और फिर यही जत्था 25 मई 2022 को भी इस्लामाबाद में आया था और वहां भी इन्होंने पुलिस को जदोकोब किया था। तो ये कोई आज की स्टोरी नहीं है तहरीक इंसाफ की, ये हमेशा से डंडा बरदार जत्थों के जरिए अपनी जो कहते हैं ना जी हमारी मकबूलियत है, ये मकबूलियत कार्ड जो है, ये अब हकीकत ये है कि इससे पहले पुलिस के ऊपर इस तरह हमले कि 58 पुलिसमैन जो हैं वो जख्मी हो जाएं, सिर्फ तरीके लबैक ने किए थे 2021 में अक्टूबर में, जब उन्होंने 4 पुलिसमैन शहीद कर दिए और कुछ 258 पुलिसमैन जो थे उनको जख्मी कर दिया। अब तरीके इंसाफ भी उस लिस्ट में शामिल हो गई है कि जी वो डंडा बरदार जत्थे लेकर आते हैं, पुलिस पर हमलावर होते हैं। और एक्सक्यूज क्या है भाई, जो शख्स कानून के ऊपर अमल दरामद का प्रचार करता है, पूरे मुल्क को भाषण देता है, जब उसे कहा गया कि जनाब आप अदालत ने हुक्म दिया तो आप पेश क्यों नहीं होते, तो वो आगे से कहता है इस मुल्क में तो जंगल का कानून है। तो ये जो इशू है कि एक लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी उस घर पर गई है, उसको आगे से एक डंडा बरदार जत्था उसके ऊपर हमलावर हुआ है और उसके बाद जब रिएक्शन आया है तो फिर कहते हैं देखें दोनों साइडों को रिस्ट्रेट करना चाहिए। भाई दोनों साइडों का रिस्ट्रेंट तो तभी होगा ना, दोनों साइडें बराबर हो, एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ फितना और शरपसंदी है। जरा मैं सेनेटर साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी उस पर ले लूं। जी सेनेटर साहबा। देखिए सनत, ये इससे पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है कि इमरान खान साहब के अंदर जो एक अपनी एक उनकी ख्वाहिशात हैं जो अक्सर रियासत से टकराती नजर आती हैं, इसका इजहार पहली दफा तो नहीं हुआ है। आपको याद होगा जब इन्होंने कहा बिल ना दो, दिल जलाए, टैक्स ना दो, फिर इन्होंने बराह रास्त कई दफा पुलिस को एड्रेस कर कहा मैं तुम्हें फांसी दूंगा अपने हाथ से। फिर आपको याद होगा इस्मत अल्लाह जनेजो नामी एक एसपी थे जिनको इस्लामाबाद में जिस बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया, वो वाकया भी आपको याद होगा। पता नहीं वो भला आदमी फिर कहाँ है आजकल। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने पुलिस वैन से अपने जो है वो लोग जो है छुड़ाए और उनको वो लेके चल दिए। ये सब कहानी जो है इनकी आज की नहीं है, ये कहानी इनकी जो दिमाग में समाया हुआ है सौदा, ये पुराना है। और आज जो भी कुछ हमने देखा, देखिए इसमें पुलिस के पास कोई हथियार नहीं था। जब आप किसी फोर्स को डिसआर्म कर देते हैं, आपसे मैं अगर ये माइक ही छीन लूं तो आप क्या बात करेंगे तलत? आप बैठ के होंठ हिलाते रहेंगे लेकिन आपकी आवाज तो किसी तक नहीं पहुंचेगी। आपका जो आपके हाथ से कलम छिन जाए तो आप क्या करेंगे आप? लिहाजा पुलिस के हाथ से जब हथियार उन्हें मना कर दिया गया, उनके पास क्या बाकी बचा था? और दूसरी तरफ जैसे ये खुरम साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन पे पथराव हो रहा था, पेट्रोल बम वाली बात हैरान हो। और ये बात अभी जो यास्मीन राशिद साहब है उनकी जो आई है लीक आरिफ अलवी साहब के साथ, मैं हैरान हूँ कि पेट्रोल बम बनाना और पेट्रोल बम मारना, आखिर कहीं ना कहीं तो इसका कोई कमांड सेंटर होगा जो बताता होगा कारकुनों को कि अब कहाँ खड़े होना है, अब क्या करना है। और उनके गेट के अंदर जो कारकुन थे जो उनके रिहाइश गाह के अंदर से पथराव करते थे और बॉम्ब मारते थे, मुझे बताइए उनको अंदर जाने की इजाजत किसकी चाहिए थी?
आया वो इमरान खान के घर के अंदर जबरदस्ती घुसे हुए थे, या इमरान खान साहब ने उनको बाहर निकालने की कोई ऐसी वाज़ेह कोशिश की कि भाई निकलो मेरे घर से, बाहर जाओ और इधर से मेरी प्रेमिसेस में से जो है आप ये हमले ना करें पुलिस पर। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक बड़ी अब इसकी पीछे कहीं ना कहीं से कमांड हो रहा होगा, इनकी अपनी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलों में होगा। जब परवेज खटक साहब ने भी एक दफा इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी बेहिसाब, अगर अभी मैं बैठकर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूं तो मैं आपको कई ऐसे मुझे 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 मौका दीजिए, मैं जरा आपके इस नुक्ते को कि इमरान खान की जमात के वर्कर्स की तरफ से उनके घर के अंदर से जो रिएक्शन आया, जो रद्द अमल आया, जिसके अंदर पेट्रोल बम भी इस्तेमाल हुए, डंडे भी इस्तेमाल हुए, मैं ज़रा उसके ऊपर अवैध साहब से जानना चाहूँगा कि वो उसको कैसे देखते हैं। तो अवैध साहब, चले ये तो बहस हम कर लेंगे कि वारंट्स इमरान खान के स्पेशली जारी हुए या और क्रिमिनल्स के जारी किसी और तरीके से होते हैं, लेकिन जो रद्द अमल आया उसको आप कैसे देखते हैं? जो वर्कर्स की तरफ से जो पेट्रोल बम वगैरह फेंके गए, अब तो वो डॉक्यूमेंटेड है। गो अहेड सर। देखिए ना, जब एक तरफ से वॉयलेंट रद्द-ए-अमल होगा तो फिर जिस किस्म की हमारी आवाम में एक इमोशनल आस्पेक्ट जो है वो कभी भी ढका छुपा नहीं रहा। किसी भी पीरियड में आप देखते चले जाएं कि आवाम का रिएक्शन जो है वो बड़ा इमोशनल और बड़ा अपहीवल उनमें वो होता था और हमेशा रहा है ऐसा, और उन्होंने वही मुजाहरा आज भी जज्बात में आके उन्होंने पेट्रोल बम बना लिया फटाफट। मैं एक मिनट बात सुन लीजिए। एक तरफ कभी ऐसा भी आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे और हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल कहें कि जी ये तो जजमेंट जो है हमारी फेवर में है, 4-3 की जजमेंट है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाने के लिए वहाँ पे चले जाएं? मैं बताऊं कि हमने तो खुद ब खुद पाकिस्तान के आइन को और रूल ऑफ लॉ के तसव्वुर को, कॉन्सेप्ट को एरोड कर दिया है और करते चले जा रहे हैं। लेकिन वो माना किसी ने ना, माना नहीं। वो 4-3 वाला आर्गुमेंट किसी ने नहीं माना। उनकी अपनी पार्टी के जो कानूनी ईगल्स हैं उन्होंने नहीं माना। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान के घर के अंदर से जो पेट्रोल बम आ रहा था उसको किससे जस्टिफाई करता है? देखिए ना, कोई इमरान खान तो अपने अंदर बैठा, वो तो नहीं कह रहा था कि ये करो। ये तो लोगों का एक अपना जो है इकट्ठे हुए घर है, वो देख रहे थे कि इतना घर के अंदर लोग वैसे ही इकट्ठे हो गए, इतना वायलेंट रिएक्शन जो है हुकूमत की तरफ से। जब आप इस कदर मार कुटाई करेंगे, उनको ऊपर इस कदर आंसू गैस छोड़ी गई है, इस कदर वहाँ पे गन से शेलिंग की गई है वहाँ पर, तो फिर उसका रिएक्शन जो है एक आवाम जो नहते होते हैं वो हर उल्टी हरकत भी करेंगे और करते रहे हैं, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो है इसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो तरीक़ेकार होना चाहिए, जो सुपरियॉरिटी और जो एक सिविलाइज एटीट्यूड होना चाहिए था, वो इनिशिएट जो है वो नहीं किया गया। और पुलिस ने जिस तरीके से, जिस बेदरीक तरीके से जिस तरह हमलावर हुए हैं, इतनी बड़ी पूरी मशीनरी लेकर और हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में वो बाकायदा वहाँ पे वो सर्वेलेंस कर रहा है। हेलीकॉप्टर से किसी को क्या खतरा है? वैसा आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। उनके पास गन्स नहीं थी, इसलिए था। हाँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप देखिए, एक बात सुन लीजिए, एक सेंटेंस सुन लीजिए, वो ये है कि आप किसी ने ट्रैफिक के कानून की वायलेशन की हो और आप उसको तोप से उड़ा दें। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। तोप कहां पे थी? हाँ जी, वैसा कौन सी तोप? आप किस तोप की बात कर रहे हैं? जो उधर वो तोप ही है ना, मेरा मतलब लाहौर में मालूम दे रही थी, उस तोप की बात कर रहे हैं। मैं बात यह कर रहा हूं कि वो एक तरफ तो इतना छोटा एक वायलेशन कि वो अटेंडेंस में उसकी एब्सेंस आ गई है, और उसके ऊपर इतनी स्टेट मशीनरी मूव कर रही है कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा एक मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस करके कोई एब्सकॉन्डर हो गया हो। उसमें मैं आता हूं। लेट मी हियर द अदर टू पार्टीज। पूछता नहीं करते। दोनों पार्टिसिपेंट्स का रद्द-ए-अमल लेते। जी खुरम साहब, गो अहेड। जी, पहली बात जिस तरह मैंने कहा, मेरा तो अवैध साहब से ये सवाल है कि जो 58 पुलिसमैन जख्मी हुए हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ के डंडा बरदार जत्थे ने सड़क पर आकर मारा है, वो घर के अंदर नहीं घुसे।
तो इसका मतलब है कि वहाँ एक इस जत्था बरदार जो डंडा बरदार जत्था था, उन्होंने बाकायदा आगे पिस्ट बैटल की है पुलिस के साथ, जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा जो सवाल ये है, जो इमरान खान साहब जो कानून का प्रचार करते हैं, कहते थे 2 नहीं 1 कानून होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक है कि जी वो कहते हैं जिसमें उनकी मर्जी का फैसला आ गया। तो एक ट्रायल कोर्ट ने जिसने एक मासूम से ये बात की है कि आप अज़राए करम पेश हो जाएं मसीहा साहब, तो वो मसीहा पेश नहीं हो रहा वहाँ, और बजाय ये कि वो इस सारे मामले का हल बड़ा सादा सा है कि इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश हो जाते, लेकिन उन्होंने हर किस्म की तौजीहात बनाई, सेक्शन 76 को तोड़ा मरोड़ा, तकरीर में बात कर दी। भाई आपने अगर कोई अंडरटेकिंग दी है तो वो अंडरटेकिंग पुलिस के पास नहीं जानी, वो अंडरटेकिंग उसी अदालत के पास जानी है जिसने वो वारंट इशू की है। लेकिन आज का पूरा दिन गुजर गया, कोई अंडरटेकिंग लेके अदालत में नहीं गया। उनकी प्रेफरेंस यही है कि वो जो है मुल्क में अनारकी पैदा करें, केओस पैदा करें, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके जरिए से उनका सियासी फायदा है। वरना वही जत्था जिसकी हिफाजत में इन्होंने परसों पूरे लाहौर का चक्कर लगाया है, वही जत्था उनको अपनी हिफाजत में लेके अदालत भी तो लेके जा सकता है ना, लेकिन उनको कहते नहीं मुझे मेरी तो जान को खतरा है। तो ये जो इशू है, ये तरीकेकार है जो जरा इसी नुक्ते को जरा सेनेटर साहब वो है जो कच्चे के डाकू करते हैं कि जब उनको पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो वो कहते हैं जी मेरे पास तो इतने बंदे हैं और पुलिस मुकाबला होता है। यहाँ जमान पार्क में बाकायदा उस डंडा बरदार जत्थे ने पुलिस मुकाबला किया है, और यही सबसे बड़ी कंडेमनेबल बात है। और मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आखिरी पढ़ देता हूं, इससे पहले कोई और बात करे। उन्होंने कहा द सैक्रेटरी ऑफ द जुडिशरी डज नॉट ओनली मीन द सुपीरियर कोर्ट्स comprising the High Court and Supreme Court, but also includes every institution court established for dispensing justice। तो वो जो बेचारा छोटा सा ट्रायल कोर्ट है जिसने ये वारंट इशू किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि उसका तकद्दुस भी उतना ही है जितना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जरा सेनेटर साहबा, क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता था इमरान खान को अदालत में ले जाने का? देखिए, इससे बहस हो सकती है, लेकिन मामला ये है कि ये जो हालात हैं ये यहाँ तक पहुंचे क्यों इस नहज पे। देखिए, इस मुल्क में, हर मुल्क में सियासत का अपना अपना एक जो कॉन्टोर होता है वो होता है, रिवाज होते हैं। इस मुल्क में तो बहुत जो है क्या कहते हैं, बाजी में जो है सर लगते रहे लोगों ने जाने दी है। लीडरान जो हैं वो दिन दिहाड़े जो है वो चौकों चौराहों पे जो है भून दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स चाहता है कि इस पाकिस्तान पर हुकूमत भी करे, सियासत भी करे, मकबूल भी हो, नेल्सन मंडेला भी हो, तो नेल्सन मंडेला तो किसी दिन भी जेल से नहीं भागा। और वो जेल जो है वो जेल, और ये तो आपके अपने मुल्क की जेल है ना, आपके अपने लोग अल्टीमेटली जिस कोर्ट में जाएंगे पाकिस्तानी होगा, जिस जगह जाएंगे वहां पाकिस्तानी होंगे, जिस जेल में जाएंगे वहां भी पाकिस्तानी होंगे। आप जिनके नाम लेते हैं, नेल्सन मंडेला तो जिनकी जेलों में जाता था वो तो खून के प्यासे होते थे, तो बताइए वो किसी दिन भागा? आप जिन बड़े बड़े लोगों की हस्तियों के नाम ले लेके इस कौम को आप सबक दिखाते रहे। अब वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी जिन्होंने एक एक चादर का अपना हिसाब किया एक आम आदमी को। तो मुझे ये बता दीजिए, पहली बात तो इस मुल्क की सियासत में जेल जाने में कौन सी नई बात है जो पहले नहीं हुई? क्या पहले नहीं गया? अब देखिए, जितने इनके पास लोग वहां खड़े थे, कोई भी पुलिस, लेकिन ये तो जेल नहीं जाना था, ये अदालत जाना था ना। ये तो जेल तो दूर की बात, ये तो अदालत जाना है। उन्होंने अरेस्ट होना, खतरा ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि पकड़े जाएंगे या जेल चले जाएंगे। आप देखिए, आपको याद होगा जरदारी साहब के घर यही इसी तरह आया और उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से वो उठे, अपनी चीजें उठाई, और यही इस मुल्क में एक रिवाज है। और लीडर गिरफ्तार होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन आप, इमरान खान साहब ने सबको बताया कि कौमें किस तरह तबाह होती हैं, कौमें इस तरह तबाह होती हैं। वो कहते थे कि जब ताकतवर के लिए कानून और हो जाए और आम आदमी के लिए कानून और हो जाए। तो बताइए, आज आपने एक चंद हजार लोगों की ताकत से जो है, या चंद सौ लोगों की ताकत से आपने इतना बड़ा ऑपरेशन एवर्ट किया। हालात इस कदर संगीन हो गए कि वहां खून खराबे की नौबत आ गई। और सबसे खतरनाक बात जो इनकी अपनी पार्टी एक्नॉलेज कर रही है। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए और मैं साहब के पास और आपके पास भी सवाल लेके आऊंगा। 2-3 और नुकात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में हैं उनके ऊपर वजाहत चाहूंगा आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद है और हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी फैसला है उसके अंदर जो भी जज साहबान की तरफ से इमरान खान के
कोर्ट के अंदर ना आने के फैसले के ऊपर रिफ्लेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तहरीर किया हुआ है, उसमें बहुत से धचके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अवैध साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो जब ये इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला ये कहता है कि कानून से इनहराफ के कुदरती नताइज होते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्ज़िम की जानिब से 13 मार्च को अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना की वजूहात मंतक से बाहर हैं, और इमरान खान 9 मरतबा इस कोर्ट के सामने नहीं आए, योर टेक? किस तरफ करूं भाई? देखिए, बहरहाल अदालत ने जो लिखा है वो हम उसके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन अदालत का फैसला है। बहरहाल बात यह है कहने की कि इतना वाज़ेह तौर के ऊपर अपोजिशन की लीडरशिप से बार बार कहा जा रहा है उसकी जान के मुतालिक। यानी आज ही मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि, और मरियम नवाज़ दोनों, कि इमरान खान एक फितना है और इसका सर कुचल देना चाहिए। ये बार बार रिपीट करके टीवी पे दिखाया जा रहा था। अब और फिर राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि इमरान खान की जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो उसके कत्ल करने के दरपे हैं। अब एक शख्स के ऊपर एक हमला हो चुका है, एक ये ख़तरात हैं, मॉडर्न डिवाइस है कि आप वीडियो लिंक के ऊपर ही बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तरीक़ेकार हैं कि एक आदमी की लाइफ इज़, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 कहता है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ जो है वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस की उसकी हैसियत है। तो इसलिए अगर ये वो कह रहे हैं कि भाई इसको या गारंटी करें, एक तरफ से जिसने इमरान पे हमला किया उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि जी उसकी जान को ख़तरा होगा, इस लिहाजा उसका ट्रायल जो है और उसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको जेल में किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाएगा तो उसकी जान को ख़तरा है। तो एक शख्स जिसके ऊपर हमला हो चुका है उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवैध साहब, कता कलामी कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं सिर्फ एक जुमला, फिर आप कंप्लीट कीजिएगा, सिर्फ एक जुमला। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 13 मार्च को इमरान खान लाहौर में रैली निकाल रहे थे जो उनके सिक्योरिटी थ्रेट वाले मौक़िफ़ की नफ़ी है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बाहर तो निकले नहीं है। जो यहाँ पे चल के जाने का असल तो यही ख़तरा जो है, जो जहाँ पे उसका एक्सपोजर है, ख़तरा तो उस वक्त है। उसका अरेंजमेंट कर दें, ये बार बार कहा गया है कि उसका कोई अरेंजमेंट करें और इस बात का ख्याल रखें। अब अदालत ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा ख्याल फिर? और अगर ये छोटी सी बात के ऊपर के उसका मसला तो ये है, कानून की वायलेशन तो इस हद तक हुई है कि उसकी गैर हाज़िरी हुई है, और गैर हाज़िरी जो है रोज़ाना सैकड़ों केसेस के ऊपर तो ना पुलिस मूव करती है, ना स्टेट का डिपार्टमेंट इतनी तेज़ी से प्रॉम्प्टली बिहेव करता है और मूव करता है और वहाँ पे असरअंदाज होता है। एक आदमी के ऊपर सिंगल आउट उसको कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्या? ये किस बात की निशानदेही करती है? ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। सूरत हाल तो ये है हमारे यहाँ। वो तो यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि जो हालात बन रहे हैं ज़मान पार्क में उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिले ही ना हो जाए, वो तो अपने वर्कर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। बट आई टेक योर पॉइंट। खुर्रम साहब, हंगामे का जो नुकसान है वो निज़ाम को पहुँचेगा, तो क्या दरमियाना रास्ता सिर्फ अदालती तौर पर नहीं, अमली सियासी तौर पर भी निकालना चाहिए था? क्या इमरान खान को सिंगल आउट किया जा रहा है? गो अहेड। देखिए, हमें बड़ा साफ और सीधी बात है कि इस मामले का हल ये है कि इमरान खान अदालत के सामने पेश हो जाएं, और पाकिस्तान की अब 76 साल तारीख में हज़ारों सियासी कायदीन, कारकुनान रूटीन में पेश होते रहे। जिस तरह अवैध साहब बार बार कह रहे हैं कि रोज़ाना ऐसे होता है, रूटीन में पेश होते रहे हैं। और ये मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि अब जब चंद दिन पहले इमरान खान साहब पेश हुए थे एक अदालत में, तो वहाँ इसी किस्म के जत्थे ने गेट भी तोड़े, बलवा भी किया, और उसके बावजूद अदालत ने इंतहाई अपने अनोखे लाडले को कहा कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तशरीफ़ ले, इनकी मेहरबानी है, तशरीफ़ ले आए। तो ये जो पूरा कॉन्डक्ट है तकब्बुर का, कि भाई ये नहीं समझ रहे कि इमरान खान एक मुल्ज़िम है, पाकिस्तान का शहरी अगर मुल्ज़िम हो तो उसको अदालत में पेश होना है। अगर आप मुल्ज़िम हैं तो आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते कि जी मैं आज पेश होऊंगा, कल मैं पेश नहीं होऊंगा, आज मैं रैली निकालूंगा, आज मैं अदालत के सामने नहीं जाऊंगा। लिहाजा इसका हल यही था कि भाई एक पुलिस को जाए बगैर
और हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो बगैर किसी बड़े पुलिस प्रेजेंस के उन्होंने खुद जाके सरेंडर किया है अदालत के सामने कि हाँ जी हम पेश हो गए। तो ये जो कॉन्डक्ट है इमरान खान का वो बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म दे चुका है। ये वही शख्स है जिस तरह सेनेटर साहब ने फरमाया जिसने आज से 2014 में यहीं इस्लामाबाद में खड़े होकर सिविल लाफरमानी की दावत दी थी कि आप आग लगा दें बिलों को, आप बैंक के जरिए जो है बाहर से पैसा ना भेजें, आप हुंडी करें, आप इसके खिलाफ जाएं। तो अगर एक रिकॉर्ड है सिविल लाफरमानी का, पुलिस को जदोकोब करने का, इमलाक को आग लगाने का, पुलिस के ऊपर हमलावर होने का, और ये जो कॉन्डक्ट है ये तसल्जुल के साथ पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं, तो इसका हल तो यही था कि भाई आप सिंपली कहें अच्छा जी आपको सिक्योरिटी चाहिए, जितनी सिक्योरिटी आपको रैली के दौरान दी गई थी जिसमें आपने पूरे शहर का चक्कर लगाया, उसी सिक्योरिटी के साथ आप अदालत में पेश हो जाएं तो सारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन अवैध साहब मैं फिर दोहरा दूंगा, आज चाहूंगा कि सेनेटर साहब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। तकरीर में फरमाया उन्होंने सेक्शन 76 वाला कि वो सारी अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में जानी है, वो पुलिस अफसर के सामने नहीं जानी। सेनेटर साहब, खुर्रम साहब ने कहा है कि इमरान जो है उनके बारे में ये सेंस है कि वो सिंगल आउट किए जा रहे हैं और उनके ऊपर बिलखसूस फोकस किया जा रहा है। मैं आपकी बयान जानना चाहूँगा इस पर। देखिए समझ नहीं आती कि क्यों से इनको ये खदशा है कि वो सिंगल आउट किए जा रहे हैं। सिंगल आउट करने का मतलब ये होता है 10-10, 11-11 साल जेल में आपको डाल के भूल जाना, उसके बाद कोई ऐसा जो है मौका ना होना जहां आपको हत्ता कि ऐसा कोई मौका है क्या, जैसे आसिफ जरदारी साहब की वालदा फौत हुई तो उन्हें पैरोल पे चंद दिन के लिए रिहा किया गया, उसके अलावा कोई ऐसा रिलीफ जो है हमें कभी मैसर नहीं हुआ। बहुत से लीडर्स को इस मुल्क में कोई रिलीफ मैसर नहीं होता। बात इसलिए है कि ये तो चले एक कि कोई किसी को या कि इमरान खान साहब को किसी से खतरा है, और लेकिन ये बताइए कि ऐसे माहौल में आपको याद होगा जहाँ चले इंसानों को तो छोड़े, जहाँ हवा में बीमारी फिर रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो खुद बीमार आदमी उनको कोविड में एक अदालत से दूसरी अदालत नहीं कराया गया। क्या आप भूल गए कि उस वक्त भी ये वीडियो टेक्नोलॉजी और वीडियो लिंक और ये जूम शूम अवेलेबल थे? दूसरी बात ये बताइए कि ये जो आम लोग जाते हैं अदालतों के अहातों में कत्ल हो जाते हैं, कई दफा देखते हैं ना, मुखालिफ से आते हैं कत्ल हो जाते हैं, उनके पास कौन सी सिक्योरिटी होती है? उनको पता भी होता है उनकी जान को खतरा, जाना तो पड़ता है ना, फिर वो कत्ल भी हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, तो उनको भी तो फिर या तो जूम लिंक दे ना सकते। ये तो फिर ताकतवर के लिए फिर अलग कानून है और आम आदमी के अलग। या तो ये एक फैसला कर ले कि जिसकी जान को भी खतरा है वो जूम लिंक पे अदालत में अपना बयान जो है वो पेश हो, हाजिरी जो भी है वो उसको ये सहूलत है। वरना ये जो कल स्टेट की मैं आपको ये बताऊं कि सबसे खतरनाक बात मैं पहले भी कहने की कोशिश कर रही थी, जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने जो है दूसरी पुलिस पे, एक सूबे की पुलिस ने दूसरे सूबे की पुलिस पे गने तान दी, ये क्या है तलत? ये टोटल कोलैप्स है और ये इतना खतरनाक रुझान है। और आप कल से देख रहे हैं कि भारतीय टीवियों पर किस कदर जो है इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज से पहले कोई रहनुमा पकड़ा नहीं गया, किसी पे गैस शेलिंग नहीं। आपको याद है इसी ये जो आपकी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और ये पार्लियामेंट के बाहर कितना मारते थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट थी। हमने बहुत कुछ देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये बड़े अहम नुकात हैं जो उठाए गए इस तमाम गुफ्तगू शुनीद में। हम नाज़रीन अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत अलवी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू शुनीद के बारीक और हसास तरीन ज़ाविये क्या हैं। अब आप ज़रा सोचिए, हम आपको 2 ऑडियो लीक्स सुनवाते हैं जो आज सारा दिन सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती रहीं। पहली ऑडियो में यास्मीन राशिद और इजाज़ शाह आपस में बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर एस पहले खान साहब ने क्या है, सारे MP MNS MPs ਨੂੰ फोन करो और वो कह देने जी पहुंचन बंदे लैके पहुंचन, उन्होंने कॉल कह दियो मेरे वालों जेड़ा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही है। अहम नुकता याद रखिए, सोचने का नुकता ये है कि एक तो वो वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं कि जिसने ज़मान पार्क ने हाजिरी नहीं दी ना,
तो उसको आप टिकट नहीं देंगे। ये टिकट देने का मयार है। ज़मान पार्क में आना है आपने तो फिर आपको टिकट मिलेगा। ये मेरिट बेस्ड टिकट देने का सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने यास्मीन राशिद की आवाज़ में अर्जेंसी नोट की हो, वो ऑलमोस्ट इस्तदा भी कर रही हैं, हुक्म भी कर रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि लोगों को लेके आए MPS के ज़रिए, क्योंकि लोग नहीं पहुँचे। अगर लोग नहीं पहुँचे तो फिर ज़ाहिर है यास्मीन राशिद को परेशानी होनी थी, इमरान खान को परेशानी होनी थी। अब हम सबसे अहम ऑडियो की तरफ चलते हैं। मुल्क का सदर, मुमलिकत, पाकिस्तान की रियासत का सदर और यास्मीन राशिद। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने, उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब, के जी आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो, क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो, लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना। असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये, हाँ, बात कर दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर। देखिए, आपको ये मानना होगा कि यास्मीन राशिद जो हैं वो वाक़तन परेशान हैं उन हालात से जो इस वक्त, उस वक्त जब ये ऑडियो उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, ज़मान पार्क के अंदर बने हुए थे। और कमाल बात इसके अंदर चंद नुकात में से एक ये है कि वो इल्ज़ाम जो है वो पुलिस पर नहीं दे रही हैं। वो बता रही हैं यहाँ पर पेट्रोल बम चल रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि उनका कंट्रोल नहीं है क्राउड के ऊपर। और ये हम शुरू दिन से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल लूज़ कर जाते हैं। फिर जो वाक़यात होते हैं उनको अपने मुवाफिक, अपने एडवांटेज इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर बयानात देते हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। यास्मीन राशिद आपको बता रही हैं कि यहाँ पर पेट्रोल बम चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब की इस पॉलिसी से पार्टी खुश नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बता रही हैं कि आप इमरान खान को कहें कि अभी छोड़ दें, यानी आइन की और कानून की बात मान लें, उसके बाद दोबारा मामलात हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है इंतखाबात करवाना, और ऐसा कोई वाक़या हो गया, कोई मर गया, तो इंतखाबात जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि पार्टी जो है बुनियादी तौर पर इमरान खान की जो अपनी ईगो है या उनकी जो पॉलिसी है उस ईगो के साथ बनी हुई उसके ताबे है। और बहुत से लोग जो इमरान खान का दिफा भी करते हैं, यास्मीन राशिद जैसे, बहुत आपको परेशान नज़र आते हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि आरिफ अलवी के साथ वो बात कर रही हैं। आरिफ अलवी के साथ वो जिस तरह बात कर रही हैं, वो लगता है कि बिल्कुल बराबर में उनके कोई पड़ोसी है जिनसे उनकी बड़ी पुरानी शनासाई है, होगी शनासाई, बहुत अरसे का पार्टी के साथ आरिफ अलवी और ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो सदर मुमलिकत हैं। वो बता रही हैं कि मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको किसी और शख्स से भी बात करनी चाहिए। जिसके बाद आरिफ अलवी साहब कहते हैं मैंने बात कर ली है, लेकिन जब वो कहती हैं कि मैं इमरान खान के हवाले से बात कर रही हूँ, तो आरिफ अलवी कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रही हैं। तो जो कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर साहब आपको दो नुकात पता चलते हैं। एक तो ये कि आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर मुमलिकत नहीं है, वो सदर बनी गाला हैं, वो सदर ज़मान पार्क हैं, बल्कि वहाँ के भी सदर नहीं हैं।
वो लिटरली एक अदना पार्टी वर्कर के तरीके से बात कर रहे हैं। जो उनको यास्मीन राशिद, ये इमरान खान उनको नहीं कह रहे, ये यास्मीन राशिद उनको कह रही हैं। और सदर मुमलिकत जो है, जो उस कुर्सी पर बराजमान है जहाँ पर उनको तमाम फेडरेशन को रिप्रेजेंट करना है, वो एक अदना कारकुन की तरह उनके मशवरों के ऊपर या अमल दरामद करते हुए नज़र आते हैं या आगे से अपनी वजाहतें देते फिर रहे हैं। लेकिन आपको किसी तरीके से आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के सदर नहीं लगते। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हंगामा मचा हुआ है, उससे कहीं बड़ा हंगामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। ये को आप सुने और सोचें कि जिस पार्टी के अंदर लोग इतने फ्रस्ट्रेट हों, वो आपको बता रहे हों कि उनके अपने वर्कर्स उनके कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे खून खराबा हो सकता है। उस पार्टी का क्यादत जब ये कहे कि मेरी जान को ख़तरा है और मज़ीद लोग ज़मान पार्क पहुँचो और मज़ीद हंगामे करो, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आपको एक खिड़की नज़र आती है इस ऑडियो के ज़रिए कि अंदर के हालात क्या हैं। ट्रेंड्स में मैं सिर्फ 2 ट्रेंड्स पिक करूंगा और 3 या 4 ट्वीट्स। पहला ट्रेंड जो है वो है दहशतगर्द पीटीआई को बैन करो। 1 लाख के करीब ट्वीट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन इस ट्रेंड में आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। इसमें आपको ज़मान पार्क में पुलिस वालों पर होने वाला तशद्दुद भी नज़र आता है, जो ज़ख्मी हुए, जो पेट्रोल बम जो है इस्तेमाल किया गया, जिसका जिक्र यास्मीन राशिद अपनी ऑडियो के अंदर भी कर रही हैं और बता रही हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। वो तमाम मामला इस ट्रेंड में आपको नज़र आते हैं और ये आर्गूमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि पीटीआई को बैन करें, क्योंकि ये इस किस्म की तंजीम बन गई है जिसके अंदर ये वाक़यात होते हैं। ज़मान पार्क पहुँचो, मैं दोबारा दोहराऊँ, पिछले हफ्ते शायद मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि परमानेंट ट्रेंड बन जाना है ज़मान पार्क पहुँचो। ज़मान पार्क इमरान खान का 9-0 बन गया है। पहले बनी गला उन्होंने 9-0 बनाने की कोशिश की थी, अल्ताफ़ हुसैन के दिनों वाला 9-0 की मैं बात कर रहा हूँ। अब ज़मान पार्क उन्होंने 9-0 में कन्वर्ट कर दिया और लाखों ट्वीट इस पर हो चुके हैं। 2.5 मिलियन ट्वीट अभी तक हो चुके, 2.5 मिलियन ट्वीट। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो 2,500 से 3,000 के करीब थे, तो जिससे आपको पता चलेगा कि जो मिलियंस ट्वीट्स होते हैं वो लोगों की मौजूदगी में ट्रांसलेट नहीं होते। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ट्वीट की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ तस्वीर इसके अंदर शेयर की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ट्वीट की। यास्मीन राशिद ने जो तस्वीर शेयर की वो पुरानी शेयर थी। ये शेयर की ये TLP का जो धरना हुआ था फैज़ाबाद का, वहाँ पर जब शेलिंग हुई थी तो उस शेलिंग का ये जो शेल्स थे केसेस, उसका ढेर है जिन्होंने दिखाया और बताया कि जी ज़मान पार्क में ये हो रहा है। तो ये फेक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। नईमुर रहमान साहब ने ट्वीट किया कि लाहौर के वाक़यात अफसोसनाक हैं, ये अच्छा हुआ पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने फायरिंग नहीं की, बल्कि रेंजर्स के जवान बगैर हथियारों के थे। सोशल मीडिया पर चलने वाला ये सवाल बहरहाल अहमियत रखता है कि कराची वालों को ये सहूलत कब हासिल होगी। कराची से ही एक बड़ा अहम ट्वीट आया है, उस बयान पर मबनी है जो MKM पाकिस्तान के सेंट्रल लीडर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से मंसूब है। उन्होंने कहा आज, और ये ट्वीट किया गया, कि डोमिसाइल का फ़र्क वाज़े है। जो कुछ ज़मान पार्क में हो रहा है ये हम करते तो हमारी माएँ हमें ढूंढ रही हो। अल्लाह ना करे कि किसी की माँ को उसका बच्चा ढूंढना पड़े, लेकिन वाक़तन जो हालात ज़मान पार्क के अंदर हैं, इसके बाद सिर्फ मामला ज़मानत का नहीं, आपको लगता जो रियासत की अल्टीमेट रिट है उसको चैलेंज करने का मामला है, जिसके हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ट्वीट किया।